मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण। तो अब यहाँ हमको ये देखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो इसको हम जानेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था इसका जिसके लिए इसको बनाना पड़ा। तो वही हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस समय जो हमारी शासन व्यवस्था थी तो उसके लिए कोई नियम या कानून नहीं बने हुए थे कि जिसके आधार पर देश को चलाया जा सके। तो ये एक उस समय बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने कि इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए नियमों कानूनों को कैसे बनाया जाए और कैसे उनको संचालित किया जाए। हालांकि इसके पहले जो है वही अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्था चल रही थी उसी आधार पर चलाया जा रहा था। 1935 का जो बनाया गया था अधिनियम, तो उसी के आधार पर चल रहा था। लेकिन अब ये था कि भाई अपना भी एक कोई संविधान हो और उसके आधार पर अपने देश को चलाया जा सके। तो इसके लिए जो है सबसे पहले ये जो समस्या थी तो इसको दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए गए और उसमें जो है सबसे पहले एक संविधान सभा का आयोजन किया गया। तो पहली जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे जिसको हम कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए थे। लेकिन उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई और उसके स्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उसी में से तमाम समितियां बनाई गई, सबको अलग अलग कार्य दिए गए। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण समिति हमारी थी जिसको कहा जाता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें जो था तो इनको ये कार्य दिया गया कि आखिर संविधान को कैसे तैयार किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो अब हम देखते हैं कि फिर संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान का जो अर्थ है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि संविधान उन लिखित नियमों व कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है या वहां की जो व्यवस्था है वो संचालित की जाती है। तो ये है हमारा संविधान का अर्थ, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और एक बड़ा भी संविधान इसको कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा अगर संविधान है तो वो केवल भारत का संविधान है। तो फिर इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो यह कार्य जो है 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ था और संविधान जो हमारा बन करके तैयार हो गया था अर्थात इसकी अंतिम रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी गई थी तो वो था आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये तिथि थी। तो इस दिन हमारा जो संविधान था वो पूर्णतया बन करके तैयार हो चुका था और उसको समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।
समिति ने जो है उसको प्रस्तुत कर दिया था। तो इस तरह से हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना जो है समय इसके बनने में लगा था। और इसके बाद एक समय निश्चित किया गया कि इस दिन जो है संविधान को पूरे देश में आम तौर से लागू कर दिया जाएगा। और वो एक तिथि रखी गई जिसे हम 26 जनवरी 1950 के नाम से जानते हैं। अर्थात भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो उसी तिथि को आज भी हम गणतंत्र के रूप में हम मनाते हैं। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसी कारण, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। तो ये हमारा संविधान इस तरह से बन करके तैयार हुआ और ऐसे जो है इसको लागू किया गया। अब इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं तो भारतीय संविधान की प्रकृति और स्वरूप। भारतीय संविधान की प्रकृति और स्वरूप। इसको जो है अब हम देखेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से। तो इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं के माध्यम से इसको हमको देखना है। तो पहला इसमें जो बिंदु दिया गया है हमारा, तो वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य संपन्न राज्य से हमारा क्या तात्पर्य है कि हमारा जो देश भारत है तो स्वयं में प्रभु है, अर्थात वो स्वयं का मालिक है। उसको कोई भी नियम कानून या विदेश नीति या अन्य कोई कार्य करने के लिए किसी अन्य दूसरे देश से सहायता या उनसे मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात हम स्वयं के मालिक हैं और अपने यहाँ जो भी नियम या कानून हैं या विदेश नीति है तो उसको हम स्वयं लागू कर सकते हैं अपने अनुसार। हम उसको अपने आप बना सकते हैं। हमें इसमें किसी से भी या बाहरी कोई अगर व्यक्ति है तो उससे किसी से भी हमको निर्णय या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कहलाता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपन्न राज्य है। दूसरा इसमें बिंदु है समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य क्या है? समाजवादी राज्य से हमारा तात्पर्य होता है कि चूंकि भारत देश जो है तो यहाँ पर जो धन का वितरण है तो वो असमान है। भाई किसी के पास बहुत अधिक है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास मध्यम है। तो इसी चीज को समान लाने के लिए इसमें जो है तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए हैं और उनमें समय समय पर जो बदलाव भी किए जाते रहते हैं कि जिससे जो है हमारा जो देश है तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सब एक समान हों, एक जैसे हों। उनमें जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो और सभी वर्गों को आर्थिक विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं और वे लोग अपना एक समान जो है या सब लोग जैसा चाहे वो अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई रोक उसमें नहीं होगी। तो ये है हमारा समाजवादी राज्य। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो अब भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को समान अवसर।
पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? सभी धर्मों को समान अवसर, अर्थात भारत में जितने भी धर्म हैं, जो भी यहाँ पर प्रचलित धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हैं, हिंदू हो, जो भी धर्म है, यहाँ पर सभी को अपना जो है प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। जैसे अगर हिंदू चाहे तो वो सिख धर्म को अपना सकता है, जैन धर्म अपना सकता है, अर्थात जो भी हमारे यहाँ धर्म प्रचलित है उनमें से वो किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है। या अन्य किसी धर्म का भी व्यक्ति है वो भी हिंदू धर्म को चुन सकता है। तो यही है हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य। तो भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो ये पंथ निरपेक्ष राज्य हो गया इसमें। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक राज्य। तो लोकतांत्रिक राज्य इसको क्यों कहा गया? कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य वह होता है जहां पर जो अध्यक्ष होता है राष्ट्र का, तो उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है या जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। और वो भी समय निर्धारित होता है कि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव कराए जाएंगे। 5 वर्ष की समय सीमा दी गई है, जिसमें हमारा जो देश का मुख्य अध्यक्ष है, मुख्य जो लीडर है, और वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव जो है वो 5 वर्ष के पश्चात होता है और उसी को देश का प्रथम नागरिक का दर्जा भी दिया गया है। इसके बाद है गणराज्य। तो गणराज्य क्यों कहा गया है? कि भारतीय संविधान ने भारत को एक गणराज्य बना दिया गया है। अर्थात यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं को अधिकार दिया गया है लोगों को चुनने का। अर्थात जो शासन व्यवस्था को चलाएंगे, जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या अन्य सांसद या मंत्रीगण जो होते हैं, तो ये लोग देश को संचालित करेंगे। नियम बना के अनुसार जो है, कानूनों के अनुसार जो है ये देश को संचालित करेंगे। तो इनका जो चुनाव का अधिकार है वो जनता को यहाँ पर दिया गया है। जनता ही उनको चुनेगी और जनता ही 5 साल तक उनको देखेगी, उनके कार्यों का वो निरीक्षण करेगी और उसके बाद उसका प्रतिफल उनको वो फिर देगी। जैसे अगर उनके क्रियाकलाप जनता के हित में होते हैं, जनता की भलाई उसमें होती है, तो लोग उनको पुनः मौका देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जनता उनको उस पद से मुक्त कर देती है। तो उनके स्थान पर फिर कोई नया व्यक्ति बागडोर को संभालता है। तो इसीलिए इसको गणराज्य कहा गया है कि यहाँ पर लोगों की सत्ता है। लोग जो है यहाँ की व्यवस्था को संचालित करते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और जिनको चुनते हैं वही शासन करते हैं। लेकिन जनता के पास ये भी बताया हमने कि समय भी है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद उसको फिर मौका दिया जाता है जनता को कि उनके कार्यों का वो निरीक्षण करे। तो इसीलिए इसको गणराज्य कहा गया है। अब यहाँ पर जो है वंशानुगत व्यवस्था नहीं चलती है कि जैसे वंशानुगत व्यवस्था में क्या होता है, वही राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र वो गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद जो है उसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो वो एक वंश परंपरा के आधार पर वहाँ पर व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन वहाँ पर कोई चुनाव इत्यादि कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। या तानाशाही व्यवस्था में होता है कि वहाँ पर एक कोई व्यक्ति जो होता है वो अपनी ताकत के दम पर या शक्ति के बल पर वो शासन करता है और वहाँ भी चुनाव की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में लोग खुद चुनते हैं अपनी सरकार को और वो सरकार उन पर शासन करती है। इसके बाद फिर है न्याय। तो अब भारत में जो है न्याय व्यवस्था भी सुदृढ़ बनाई गई है कि सभी लोग
जो भी देश के नागरिक हों, वो चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, शक्तिशाली हों या निर्बल हों, कैसे भी हों, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो संविधान के द्वारा जो है तमाम तरह के जो है नियम और कानून तैयार किए गए हैं, बनाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर लोगों को न्याय दिया जाता है। तो यहाँ जो है न्याय व्यवस्था जो है वो सबके लिए एक समान है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपराध किया है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसको दंड का प्रावधान किया गया है। वो चाहे कोई ताकतवर व्यक्ति हो या कोई निर्बल व्यक्ति हो, चाहे वो धनवान हो और चाहे वो निर्धन हो, सभी के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो है यहाँ ना तो धर्म के नाम पर या ना तो जाति के नाम पर या ना समुदाय के नाम पर, ये किसी के आधार पर कोई भेदभाव ना करके एक समान संविधान के आधार पर सबको न्याय प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर न्याय व्यवस्था प्रचलित की गई है। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है कि भारत में जो भी नागरिक हैं तो उनको तमाम तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और इन स्वतंत्रताओं को हम किन रूपों में जानते हैं? इनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उसी में सारी उसकी स्वतंत्रताएं आती हैं, जो 6 वर्तमान में हैं। भारतीय संविधान के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वो वर्तमान में 6 हैं। तो उनको जो है हम आगे अध्ययन करेंगे, आएंगे। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं है उनका डिटेल, ठीक, तो आगे उनको हम बताएंगे अगर आएंगे वो। तो वो 6 मौलिक अधिकार जो है यहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो इनके आधार पर भारत का कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र है, जिसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत का नागरिक जो है वो पूर्णतया स्वतंत्र है। वो कहीं भी आ जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, अर्थात उसको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, उसको अपने विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार कह सकता है किसी से भी, ठीक, वो कहीं भी जो है अपने भाषण या अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, सभा का आयोजन कर सकता है, वो लिखित माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, उसको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से सवाल पूछने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस तरह से जो है तमाम तरह की स्वतंत्रताएं मनुष्य को या यहाँ पर नागरिकों को संविधान के आधार पर प्रदान की गई हैं, जिससे कि उसका किसी प्रकार से कोई शोषण ना कर पाए और उसके जो है बातों को या उसके विचारों को कहीं भी कोई दबा ना सके। तो इस तरह से जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और फिर उसके बाद है समता। तो समता का अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ होता है समानता, अर्थात सभी जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो सभी कानून की नजर में समान हैं। उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, उनके साथ पूरे देश में अगर देखा जाए तो समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये है समता का अर्थ है इसमें। फिर इसके बाद बंधुता है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, कि आपस में सब मिलजुल करके रहें। वो चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी स्थान के रहने वाले हों, कहीं के भी हों, वो सभी लोग जो हैं आपस में बंधे हुए हैं। और वो किस रूप में बंधे हुए हैं? वो भारतीय संस्कृति के रूप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हालांकि मतलब जो हमारे प्रदेश हैं, विभिन्न प्रदेश हैं, हमारे वर्तमान में 28 जो प्रदेश हैं, तो सभी जगह की जो संस्कृतियां हैं
या कल्चर जो है वहाँ का लगभग कुछ ना कुछ बदला हुआ होता है। वहाँ के रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, वहाँ की कुछ बहुत चेंज होता है उसमें। लेकिन एक रूप में अगर उनको देखा जाए तो कहा जाता है कि ये भारतीय संस्कृति है या ये भारतीय संस्कृति के लोग हैं। तो वो लगभग सभी तरह से जो हैं वो एक में बंधे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है विविधता में अनेकता का गुण पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में विविधता में अनेकता का गुण पाया जाता है। अनेकता में विविधता का गुण पाया जाता है, किधर से भी आप कह सकते हो। तो इस तरह से जो है ये बंधुता है यहाँ पर पाई जाती है। और इसके बाद जो है उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्यादा किया गया है और इसमें सभी नागरिकों को जाति, प्रजाति, धर्म, वेशभूषा इनके आधार पर एक समान अवसर प्रदान किया गया है और उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला लेसन है वो बड़ा नहीं था, इसमें छोटा ही था, तो इसलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद जो है आगे फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।